ये कहानी यशोदा नाम की एक औरत की है। यशोदा गर्भवती थी और उसका पति किसी कारणवश उसे छोड़कर चला गया। यशोदा बहुत दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो अक्सर अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन यशोदा अपने मन में सोचती है, मुझे अपना पेट पालना इतना मुश्किल हो रहा है। जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसका ख्याल कैसे रखूंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 9 महीने बाद यशोदा को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। काफी देर बाद जब यशोदा को होश आता है तो वो देखती है कि उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। जुड़वा बेटियों को देखकर यशोदा और टेंशन में आ जाती है। हे भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? मैं 2 बच्चों को अकेले कैसे संभाल पाऊंगी, वो भी दोनों लड़कियाँ। यशोदा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे 2 नर्स आपस में बात करती हुई दिखती है। वार्ड नंबर 11 के पेशेंट के साथ बहुत गलत हुआ। बहुत साल बाद उनको बच्चा होने वाला था और बच्चा होते ही मर गया। हाँ, मैंने सुना है वो औरत अभी होश में नहीं आई है और उसका पति एक बच्चा ढूंढ रहा है। अगर उसकी पत्नी के होश में आने से पहले उसको बच्चा नहीं मिला तो बेचारी उसकी पत्नी का न जाने क्या हाल होगा। तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। वो दोनों नर्स वहाँ से जाने लगती है। सुनिए, इधर आइए। मैंने सुना कि कोई बच्चा ढूंढ रहा है। मेरी 2 बच्चियाँ हुई है, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। मैं अकेले दोनों बच्चियों को नहीं पाल पाऊंगी, इसलिए आप मेरी एक बच्ची ले जाकर उन्हें दे दीजिए। रुको, मैं इस बारे में डॉक्टर से बात करके आती हूँ। नर्स डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर यशोदा की एक बेटी को उठाकर ले जाती हैं। मैं ये समझ लूंगी कि मेरी एक ही बेटी हुई है। अगले दिन यशोदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और घर आ जाती है। मेरी बच्ची, इस टूटी फूटी झोपड़ी में तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए यही मेरा आशियाना है। उस दिन से यशोदा अपनी बेटी को पालने के लिए छोटे मोटे काम करने लगती है और दूसरी तरफ उसकी दूसरी बेटी बहुत ऐशो आराम से पलने लगती है। कुछ सालों बाद जब यशोदा की बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो उसका एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देती है। एक दिन यशोदा की बेटी पिंकी स्कूल से उदास होकर घर आती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? आज मेरी क्लास वाली सीमा से लड़ाई हो गई थी तो उसने अपनी बड़ी बहन को बुला लिया। अगर मेरी बहन होती तो वो भी मेरे साथ स्कूल में पढ़ रही होती तो आज लड़ाई में वो भी मेरा साथ देती। पिंकी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर यशोदा को एहसास होता है कि वो अपनी दोनों बेटियों की देखरेख कर सकती थी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं था। गरीबी के कारण यशोदा चिड़चिड़ी होती चली गई। वो केवल पैसों के पीछे भागने लगी। उसे हर जगह बस पैसा ही पैसा दिखाई देता था। इसी तरह 2-3 साल और बीत गए और यशोदा ने एक बहुत ही अमीर घर में काम पकड़ लिया, जहाँ के मालिक का नाम सूरज मेहरा था। उसकी पत्नी की कुछ वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी। तब से वो अपनी बेटी के साथ अकेले ही रहता था। यशोदा उसके घर में काम करने जाती और वहाँ रखी महंगी महंगी चीजों को देखकर उसके मन में बहुत लालच आ जाता था। बाप रे, मालिक के किचन में कितने सारे काजू बादाम रखे हुए हैं। एक काम करती हूँ, इन्हें अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाती हूँ। मैं और मेरी बेटी आराम से खाएंगे। ऐसा सोचकर यशोदा अपने पल्लू में ढेर सारा काजू और बादाम भर लेती है और छुपाकर घर ले आती है। और सूरज मेहरा को कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि वो अपने घर गृहस्थी पर उतना ध्यान नहीं दे पाता था। सूरज मेहरा को कहीं न कहीं यशोदा पसंद थी, इसलिए वो उसकी छोटी मोटी गलतियों को अनदेखा कर देता था। धीरे धीरे इस बात का आभास यशोदा को भी होने लगा। उसने अपने मन में सोचा, साहब तो लगता है मेरे प्यार में पड़ गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो मेरे पास गोल्डन चांस है साहब से पैसा ऐंठने का। चल यशोदा, अपना काम शुरू कर दे। यशोदा अपने मालिक के पास जाती है और उनसे कहती है, मालिक, इस महीने थोड़ा एडवांस चाहिए था। बेटी सरकारी स्कूल में जाती है ना, इसलिए सोचा है उसका ट्यूशन लगवा दूं।
अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, लगवा दो ट्यूशन। मैं तो कहता हूँ उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा दो। फीस वगैरह की चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूँगा। और रही बात एडवांस की, तो ये लो पूरे 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे पाकर यशोदा बहुत खुश हुई। अब उसके मन में और ज्यादा लालच आने लगा, इसलिए उसने सूरज मेहरा से शादी कर ली और अपनी बेटी को लेकर सूरज मेहरा के घर पर रहने लगी। यशोदा, तुम्हारी मालकिन के जाने के बाद मैंने सोचा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी परेशानियों को देखा, तो मुझे लगा कि तुम्हें किसी की जरूरत है। और मेरा घर भी बिना किसी औरत के खाली मकान लगता था। मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम्हें मेरी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। बाकी तुम मेरी बेटी को माँ की ममता दे देना, बदले में मैं तुम्हारी बेटी को बाप का प्यार दे दूंगा। इससे ज्यादा अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। अब आप चिंता मत कीजिए साहब। क्या कहा तुमने? अरे पागल, अब तुम मुझे सूरज जी बोल सकती हो। अब मैं तुम्हारा पति हो गया हूँ। हाँ सूरज जी, आप चिंता मत कीजिए। आप अपना ध्यान काम पर लगाइए। बाकी काव्य बेटी का तो मैं अच्छे से ख्याल रख लूंगी। सूरज ने यशोदा की बेटी पिंकी का दाखिला बहुत महंगे स्कूल में करवा दिया। वो तो पिंकी को बाप का प्यार पूरी तरह से दे रहा था, लेकिन यशोदा काव्य को माँ का प्यार बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। और साथ ही यशोदा की बेटी पिंकी भी काव्य को बहन नहीं मानती थी। यशोदा और पिंकी काव्य को एक आंख नहीं देखना चाहती थी। माँ, हमने जो सोचा था वो सब हो गया, लेकिन बस ये काव्या की बच्ची मेरी आँखों में खटकती है। तू सही कह रही है बेटी, अगर ये नहीं होती तो ये सारी जायदाद मेरी और तेरी ही थी, लेकिन इसके कारण अब हिस्सा लगेगा। वही तो, पापा कोई भी अच्छी चीज लाते हैं तो पहले उसको देते हैं, बाद में मुझे देते हैं। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आता है, मन करता है जहर देकर मार दूं। तो फिर देर किस चीज की, मार दो। पिंकी को उसकी माँ की तरफ से बढ़ावा मिलता है और वो एक खून करने के लिए तैयार हो जाती है और अगले ही पल काव्य के लिए ग्लास में दूध लेकर जाती है, जिसमें उसने जहर मिला रखा था। काव्या, मैं जानती हूँ अभी तुम्हें थोड़ा समय लगेगा हमारे साथ घुलने मिलने में, लेकिन मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, पी लो। तुम रख दो, मैं पी लूंगी। नहीं, तुम्हें अभी मेरे सामने पीना होगा, क्योंकि फिर तुम्हें मेरे साथ नीचे खेलने जाना है। काव्य वो दूध पी लेती है। दूध पीते ही उसे धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन उसे लगता है ये साधारण से चक्कर होंगे। वो पिंकी के साथ खेलने के लिए सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। तभी पिंकी मौका पाकर काव्य को धक्का दे देती है, ताकि उसके पिता को ये ना पता चले कि उसकी मौत जहर खाकर हुई है। यशोदा और पिंकी को पता था कि काव्य अब नहीं बचेगी, इसलिए उन्होंने तुरंत सूरज को फोन कर दिया। सूरज भागा भागा घर आया और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगा। तुम पागल हो गई हो, इसे हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गई? मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। सूरज एम्बुलेंस को फोन करता है और वो पूरा परिवार फौरन हॉस्पिटल पहुँचता है। डॉक्टर तुरंत काव्य को एडमिट कर लेते हैं। वो हॉस्पिटल वही था जिसमें यशोदा ने अपनी दोनों बेटियों को जन्म दिया था। वो हॉस्पिटल देखकर यशोदा की पुरानी यादें ताजा होने लगती है। 2 घंटे तक काव्य का ऑपरेशन चलता है। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब थी। उनके शरीर में पॉइजन था। अगर आप उन्हें समय पर नहीं लाते तो उनको बचाना बहुत मुश्किल था। बाय द वे, अब वो डेंजर जोन से बाहर हैं। सूरज बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर काव्य के शरीर में जहर कैसे गया। पिंकी और यशोदा पूरी तरह से घबरा गई थी, क्योंकि उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि काव्य बच जाएगी, लेकिन वो बच गई। सूरज यशोदा से कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ पर एक दूसरा डॉक्टर आता है। अरे सूरज जी, आप और आपकी वाइफ कैसी है? एक्चुअली कुछ साल पहले वो मुझे और काव्य को छोड़कर चली गई थी। ओहो, सो सॉरी। और आपकी बेटी कैसी है? मैं उसी को लेकर आया हूँ। पता नहीं कैसे सीढ़ियों से गिर गई और डॉक्टर बता रहे हैं उसके पेट में उन्हें पॉइजन जैसा कुछ मिला है, लेकिन अब वो डेंजर जोन से बाहर है। लेकिन मानना पड़ेगा सूरज जी, आपको किसी और की बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है आपने। डॉक्टर और सूरज की बात यशोदा सुन रही थी। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को उसने अपनी बेटी से जहर दिलवा दिया, वो लड़की उसकी खुद की ही बेटी थी। जैसे ही काव्य होश में आई, यशोदा भागकर उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। पीछे से सूरज और पिंकी भी वहाँ आ गए।
मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं नहीं जानती थी कि तू मेरी ही बच्ची है। गरीबी ने मुझे इतना बुरा बना दिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं हालातों की मारी तुझे किसी और को देना पड़ा था मुझे। आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं अपने आप को छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ यशोदा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तब यशोदा सूरज को सारी बात बताती है कि वही वो औरत है जिसने अपनी बेटी उसको दी थी और वही है जिसने अपनी बेटी को उसे जहर देने के लिए प्रेरित किया था। सूरज को यशोदा पर बहुत गुस्सा आता है। वो यशोदा पर हाथ उठाने ही वाला होता है। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं करेंगे, माँ पर हाथ मत उठाइए। काव्य की ये बात सुनकर यशोदा शर्मसार हो जाती है। वो दोनों उससे माफी मांगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सूरज का दिल पिघल जाता है और वो उन्हें रोक लेता है। कुछ दिनों में काव्य ठीक होकर घर आ जाती है। उस दिन के बाद से वो सारा परिवार अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है।